हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 3 ऋतुचर्या अध्याय को देखने वाले हैं। यह लेक्चर वन शॉट होगा। इस लेक्चर में हम 6 ऋतुएं एवं इस लेक्चर के एंड में किस ऋतु में कौन से दोष का संचय, प्रकोप और प्रसर होता उसको ट्रिक के द्वारा देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ऋतुचर्या। ऋतुचर्या का मतलब क्या है? ऋतुओं के अनुसार होने वाली चर्या, आहार विहार का सेवन ही ऋतुचर्या कहलाती है। आयुर्वेद में टोटल 6 ऋतुएं बताई गई है। दो दो महीनों से क्रमशः 6 ऋतुएं बनती है। 6 ऋतुएं हैं शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। आपको इसको इसी सीरियल वाइज याद करने हैं। इससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। शिशिर के अंदर माघ और फागुन आता है। वसंत के अंदर चैत और वैशाख। ग्रीष्म के अंदर जेठ आषाढ़। वर्षा के अंदर सावन भाद्रपद। शरद के अंदर आश्विन कार्तिक और हेमंत के अंदर मार्गशीर्ष और पौष आता है। इसको आप मॉडर्न के मंथ से रिलेट कर सकते हैं। जैसे शिशिर के अंदर मिड जनवरी टू मिड मार्च। वसंत के अंदर मिड मार्च टू मिड मई। ग्रीष्म के अंदर मिड मई टू मिड जुलाई। वर्षा के अंदर मिड जुलाई टू मिड सितंबर। शरद के अंदर मिड सितंबर टू मिड नवंबर और हेमंत के अंदर मिड नवंबर टू मिड जनवरी आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक वर्ष। एक वर्ष को संवत्सर बोलते हैं। एक वर्ष को आयुर्वेद में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल में जब सूर्य उत्तरायण रहता है और विसर्ग काल में जब सूर्य दक्षिणायन मतलब दक्षिण दिशा की ओर रहता है। आदान काल के अंदर 3 ऋतुएं आती हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। विसर्ग काल के अंदर 3 ऋतुएं आती हैं, वर्षा, शरद और हेमंत। शिशिर ऋतु में बल जो होता है श्रेष्ठ होता है। वसंत में बल जो होता है मध्यम होता है और ग्रीष्म ऋतु में बल अति अल्प होता है, मीन्स दौर्बल्यता होती है। तो आदान काल में व्यक्ति का बल घटते जाता है। फिर हम विसर्ग काल को देखते हैं। वर्षा में व्यक्ति का बल अल्प होता है, शरद में मध्यम बल और हेमंत में श्रेष्ठ बल होता है। तो विसर्ग काल में बल जो है वो बढ़ते जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अग्नि गुण प्रधान आदान काल। आगे हम आदान काल और विसर्ग काल में 10 डिफरेंस देखने वाले हैं, जो कि आपको तीनों ऋतुओं पे अप्लाई करनी है। जैसे कि आदान काल की ऋतुएं हैं शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। जो 10 डिफरेंस होगा वो इन तीनों ऋतुओं में आप लिख सकते हैं। तो देखते हैं आदान काल। इस उत्तरायण काल में सूर्य के उत्तर मार्ग में चलने के कारण सूर्य की किरणें अत्यंत तीक्ष्ण तथा उष्ण हो जाती है। सूर्य की गर्मी से तपी हुई हवाएं भी उष्ण एवं रुक्ष हो जाती है। अतएव ये दोनों सूर्य तथा हवा पृथ्वी के सौम्य शीतलता तथा गीलापन आदि गुणों को नष्ट कर देता है। यही कारण है कि इन दिनों प्राणियों का भी शारीरिक बल क्षीण हो जाता है। इसमें शिशिर ऋतु में तिक्त रस, वसंत ऋतु में कषाय रस और ग्रीष्म ऋतु में कटु रस शक्तिशाली होते हैं। इसे आपको रिमेम्बर करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे सौम्य गुण प्रधान विसर्ग काल। सौम्य होने के कारण प्राणी मात्र को बल देता है। इस काल में सोम सोम चंद्रमा का पर्याय वर्ड है। चंद्रमा बलवान रहता है, सूर्य का बल क्षीण रहता है। इस काल में मेघों बादलों के छाए रहने के कारण वर्षा होती रहने से इन दोनों के कारण शीतल हवा के बहने से भूतल संताप शांत हो जाता है। अतः इस काल में वर्षा में अम्ल रस, शरद ऋतु में लवण रस और हेमंत ऋतु में मधुर रस बलवान हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आदान काल और विसर्ग काल में डिफरेंस। अगर आपको 6 ऋतुओं में से कोई भी आया, जैसे आदान काल के तीनों आए, तो उसमें आपको आदान काल के जो ये 10 डिफरेंस है उनको आपको वहाँ पे फर्स्ट लिख देना है। आदान काल के अंदर शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतुएं आती हैं। विसर्ग काल के अंदर वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु आती है। नेक्स्ट डिफरेंस जो लिखेंगे
शिशिर के अंदर जो मंथ आते हैं माघ फागुन, वसंत के अंदर चैत वैशाख और ग्रीष्म में जेठ आषाढ़। विसर्ग काल में वर्षा के अंदर सावन भाद्रपद, शरद के अंदर आश्विन कार्तिक, हेमंत के अंदर मार्गशीर्ष और पौष। आदान काल में सूर्य उत्तरायण होता है। विसर्ग काल में सूर्य दक्षिणायन होता है। थर्ड डिफरेंस। फोर्थ, आदान काल आग्नेय होता है, विसर्ग काल सौम्य होता है। फिफ्थ डिफरेंस, आदान काल में वायु अति रुक्ष होती है, विसर्ग काल में वायु अति रुक्ष नहीं होती है। आदान काल में चंद्रमा का बल क्षीण होता है, विसर्ग काल में चंद्रमा का बल अधिक होता है। आदान काल में सूर्य का बल अधिक होता है और विसर्ग काल में सूर्य का बल क्षीण होता है। आठवां डिफरेंस, आदान काल में सूर्य और वायु संसार का शोषण करते हैं एंड विसर्ग काल में शोषण नहीं करते। नाइन्थ डिफरेंस, आदान काल में रुक्ष रस, जैसे कि हम पहले देखे हैं, शिशिर में तिक्त, वसंत में कषाय और ग्रीष्म में कटु रस की वृद्धि होती है। विसर्ग काल में अस्निग्ध रस, वर्षा में अम्ल, शरद में लवण और हेमंत में मधुर रस बलवान होते हैं। आदान काल में 10 नंबर का जो डिफरेंस है, मनुष्य का बल आगे की ओर घटते जाता है और विसर्ग काल में मनुष्य का बल आगे की ओर बढ़ते जाता है। नेक्स्ट हम अब शुरू करेंगे ऋतुचर्या को एक एक करके। फर्स्ट जो ऋतु है, हेमंत ऋतुचर्या। इस ऋतु में काल स्वभाव के कारण पुरुष अधिक बलवान रहता है, क्योंकि शीत के कारण भीतर रुका हुआ अग्नि, पाचकाग्नि, जिसका दूसरा नाम जठराग्नि भी है, अधिक बलवान हो जाती है। इसलिए हेमंत ऋतु में वातनाशक, मधुर, अम्ल एवं लवण पदार्थों का पर्याप्त सेवन करना चाहिए। हेमंत ऋतुचर्या में प्रातः काल के कर्तव्य। इस ऋतु में रातें लंबी होने लगती है, अतः प्रातः काल में उठते ही भूख लग जाती है। सुबह जगते ही मल मूत्र त्याग करके, दंत धावन आदि कर्म करके, मधुर, अम्ल और लवण रसात्मक मिठाई, नमकीन आदि का सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन वातनाशक तेलों का मालिश करें। इस ऋतु में वात का प्रकोप हो जाता है, जैसे शीतलता बढ़ती है तो शीत गुण क्या है, वात का गुण है, और इसके कारण वात की वृद्धि हो जाती है। तो आपको इसके विपरीत आहार का सेवन करना है और वातनाशक तेल का मालिश करें। पहलवानों के साथ कुश्ती करें। स्नान आदि विधि। आंवला आदि कसैले द्रव्यों के कल्क से अभ्यंग, चिकनाहट को दूर करें, फिर स्नान करें। उसके बाद कुमकुम, कस्तूरी आदि उष्ण गुण प्रधान द्रव्यों का लेप करें। भोजन में क्या क्या सेवन करना चाहिए? घी, तेल में भुना गया मांस रस, गुड़ से बने पदार्थ, मद्य, गेहूं का आटा, उड़द की दाल, इक्षु रस, दूध से निर्मित दही, रबड़ी, मलाई, नए चावल के भात, गुनगुना जल सेवन करना चाहिए। इन दिनों ऊनी कंबल, रेशमी बिछौनों पे हल्के चादर ओढ़कर सोना चाहिए। नेक्स्ट है शिशिर ऋतुचर्या। अब फर्स्ट हम हेमंत से शुरू इसलिए किए क्योंकि आचार्य वाग्भट ने दोनों ऋतुचर्या में सेम चर्या पालन करने के लिए बताया है। हेमंत ऋतुचर्या में कही गई सभी विधियों का सेवन विशेषकर शिशिर ऋतुचर्या में भी करना चाहिए। इस ऋतु में हेमंत की अपेक्षा शीत अधिक पड़ने लगती है। इस ऋतु में आदान काल का प्रारंभ हो जाता है, अतः इसमें रुक्षता आने लगती है। थर्ड है वसंत ऋतुचर्या। इस ऋतु में आपको जो डिफरेंस है आदान काल और विसर्ग काल के, जिसमें वसंत जो है आदान काल में आता है, तो वो आपको 10 पॉइंट पहले लिखनी है एग्जाम में। उसके बाद इस ऋतु में बल मध्यम होता है, कफ प्रकोप अवस्था होती है, और जिस अवस्था में दोषों का प्रकोप होता है उसमें ही हमें शोधन कर्म करना चाहिए। शोधन कर्म का मतलब है पंचकर्मा। तो कफ का प्रकोप है तो इस ऋतु में वमन कर्म बेस्ट है। शिशिर ऋतु में शीत की अधिकता के कारण स्वाभाविक रूप से कफ का संचय हो जाता है। वह कफ दोष वसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से संतप्त होकर पिघलने लगता है, जिसके कारण पाचकाग्नि मंद पड़ जाती है और अनेक
रोगों को उत्पन्न करती है। अब हम आगे देखेंगे वसंत ऋतु में पथ्य और अपथ्य क्या है, मतलब क्या सेवन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और का क्या कर्म करने चाहिए। आहार में जो पथ्य हैं इस ऋतु में लघु आहार, रुक्ष आहार, पुराने जौ, गेहूं की रोटी, मधु का सेवन और जंगल प्राणी मांस का सेवन करना चाहिए। आहार में जो अपथ्य हैं जिनका निषेध करना चाहिए, पहला है गुरु आहार, नेक्स्ट शीतल पदार्थ, दिन में सोना, स्निग्ध पदार्थ, अम्ल तथा मधुर रस प्रधान सेवन नहीं करना चाहिए। बिहार में जो पथ्य है क्या क्या करना चाहिए, व्यायाम, उबटन लगाना, दंड बैठक, धूमपान, कवल, स्नान, कपूर, अगरू, चंदन, कुमकुम का लेप लगाना चाहिए। फोर्थ ऋतु है ग्रीष्म ऋतुचर्या। इस ऋतु में अल्प बल होता है और वात का संचय होता है। इस ऋतु में सूर्य अपनी तेज किरणों से संसार के जलीय तत्वों को सुखा देता है, जिसके कारण जलीय अंश शरीरस्थ कफ धातु का भी क्षय होने लगता है। फलतः वात दोष की वृद्धि हो जाती है। आपने क्रिया शरीर में देखा होगा कि वात और कफ बिल्कुल दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। पहले जो है रस मधुर अम्ल और लवण रस कफ का प्रकोप करते हैं और वात का शमन करते हैं। और नेक्स्ट तीन रस है कटु तिक्त कषाय, वात का प्रकोप करते हैं और कफ का शमन करते हैं। इसलिए इस ऋतु में लवण कटु तथा अम्ल रस प्रधान पदार्थों का, व्यायाम का तथा धूप का सेवन वर्जित है। पथ्य आहार एवं विहार। मधुर रसात्मक, लघु, शीघ्र पचने वाला, स्निग्ध, शीतल एवं पेय का सेवन करना चाहिए। अत्यंत शीतल जल से स्नान एवं चीनी में शक्कर मिलाकर सतुओं को चाटना चाहिए। इस ऋतु में साली चावलों के भात, तीतर, बटेर आदि जंगल प्राणियों के मांस रस के साथ खाएं। पंच सार, मधु, खजूर, मुनक्का, फालसा, मिश्री का सेवन करें। रात्रि दुग्धपान का निर्देश। चंद्रमा तथा तारों द्वारा शीतल किया गया और मिश्री मिले हुए भैंस के दूध पिए। रात्रिचर्या। रात के समय चूना पुते हुए महल की छत पर जहां चंद्रमा की चांदनी छिटकती हो वहां बैठना एवं लेटना चाहिए। नेक्स्ट है वर्षा ऋतुचर्या। इस ऋतु में बल अल्प होता, वात का प्रकोप होता, मुख्यतः वात का प्रकोप होता, पर इस ऋतु में वर्षा के कारण या वर्षा होने के बाद डायरेक्ट गर्मी ज़्यादा होने लगती है, जैसे बादल छट जाए तो ज़्यादा धूप निकल जाता है, तो इसमें त्रिदोष प्रकोप भी होता है। आदान काल के प्रभाव से दुर्बल शरीर वाले प्राणियों की पहले से मंद हुई पाचकाग्नि इस वर्षा ऋतु में वातादि दोषों से और अधिक मंद पड़ जाती है। ऐसे स्थिति में साधारण आहार विहार जो वातादि दोषों का शमन करने वाला हो, साथ ही पाचकाग्नि या जठराग्नि से बोलते वर्धक हो, उसका सेवन करें। शरीर शुद्धि का निर्देश। शरीर शुद्धि में पंचकर्मा करते हैं हम। वमन विरेचन क्रियाओं द्वारा संचित दोषों का शोधन करके वस्ति का सेवन करें। वमन जो है कफ के प्रकोप में किया जाता है, विरेचन जो है पित्त के प्रकोप में, और वात प्रकोप में बस्ती दिया जाता है। इसके बारे में डिटेल हम फाइनल ईयर में पढ़ेंगे। पहले खाए हुए भोजन पच जाने के बाद पुराने जौ एवं गेहूं आदि पदार्थों को खाएं। अच्छी प्रकार से पकाए गए मांस रस, हरिन आदि जंगल देशीय प्राणियों का मांस, मूंग आदि दालों का जूस, पुराना मधु, पुराने आसव आदि का सेवन करें। काला नमक युक्त पंचकोल। पंचकोल के अंदर 5 ड्रग आते हैं, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी के चूर्ण को मिलाकर मांस रसों तथा आसवों का सेवन करें। जल सेवन का निर्देश। इन दिनों वर्षा का स्वच्छ जल, कुआं का जल अथवा पकाकर शीतल किए हुए जल का सेवन करें, जो अग्नि द्वारा पकाया गया हो और उसके बाद शीतल हो गया हो, उसका सेवन करें। नेक्स्ट है सेवनीय विहार। क्या क्या कर्म हमें करना चाहिए। इन दिनों नंगे पैरों से
गीली भूमि में तथा कीचड़ में नहीं चलना है। छत के ऊपर चारों ओर से खुले कमरे में निवास करें, जहां पृथ्वी से निकलने वाली भाप न हो, सर्दी न हो एवं वर्षा की बौछारें न पहुंचती हो। त्याज्य विहार, क्या क्या कर्म नहीं करना है। इन दिनों नदी या नाले के जल तथा पतला मट्ठा या छाछ न पिए, सत्तू का सेवन न करें, दिन में न सोए, अधिक परिश्रम न करें। एंड लास्ट छठा ऋतु है शरद ऋतुचर्या। इसके अंदर हंसोदक का वर्णन है, तो ये एमसीक्यू के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऋतु में बल मध्यम होता है, पित्त प्रकोप होता है। वर्षा ऋतु में पानी से भीगे हुए शीत युक्त प्राणियों के शरीर में पित्त का क्रमशः संचय होते रहता है। उसके बाद शरद ऋतु के आ जाने पर एकाएक सूर्य की तेज किरणों से वर्षा काल में संचित हुए पित्त का प्रकोप हो जाता है। जैसे कि वर्षा हो रही है, ठीक है, और वर्षा के बाद क्या होते हैं कि बादल एकदम क्लियर हो जाते हैं, तो उस समय जो सूर्य की किरणें होती है वो काफी तेज होती है, और उनके कारण जो पित्त का संचय हुआ रहता है उनका प्रकोप हो जाता है इस ऋतु में। उस पर विजय पाने के लिए तिक्त घृत, और इस ऋतु में पित्त प्रकोप है तो पित्त में हम विरेचन कर्म करते हैं तथा रक्त मोक्षण करना चाहिए। आहार विधि क्या क्या होनी चाहिए इस ऋतु में। तिक्त, मधुर तथा कसैले रस प्रधान पदार्थों को भूख लगने पर थोड़ी मात्रा में खाएं। साली के चावल, मूंग, मिश्री, आंवला, मधु तथा जांगल प्राणी मांस सेवन करें। अब देखेंगे हंसोदक क्या है। हंसोदक एक जल है, उसके बारे में देखते हैं। सूर्य की किरणों से तपा हुआ और रात्रि में चंद्रमा के किरणों से शीतल तथा अगस्त्य तारा के उदय होने से निर्विष, दोष रहित, पवित्र, निर्मल एवं दोषनाशक जल को हंसोदक कहते हैं। यह जल अमृत के समान गुणों वाला जल पीने योग्य होता है। हमें विहार क्या क्या करना चाहिए इस ऋतु में। रजनी मुख, रात्रि होने के बाद 1-2 घंटा तक में चंदन, खस तथा कर्पूर का लेप लगाकर, मोतियों की माला धारण कर, साफ सुथरे वस्त्र पहनकर, चूने से पुते भवन के ऊपरी छत पर बैठकर चूना सदृश उज्जवल चांदनी का सेवन करें। नेक्स्ट हम देखेंगे अपथ्य। इस ऋतु में स्पेसिफिक जो है श्लोक नंबर 54 में शरद ऋतु में 10 वस्तुओं का निषेध बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करने हैं। फर्स्ट जो है ओस, सेकंड क्षार पदार्थ, थर्ड भरपेट भोजन, फोर्थ दही, फिफ्थ तेल, सिक्स वसा, सेवन तेज धूप, एट तीक्ष्ण मद्य, नाइन दिन में सोना, और टेंथ पूरब की ओर बहने वाली वायु का सेवन करना निषेध बताया गया है। अब हम देखेंगे कि दोष ऋतु में संबंध क्या है। जैसा कि मैंने बताया था शुरू में कि इसको हम ट्रिक के द्वारा देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये 6 ऋतु है, इसे आपको सीरीज वाइज याद कर लेने हैं। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। इनको नंबरिंग कर देना है आपको 1 2 3 4 5 6। हम देखेंगे किस ऋतु में कौन से दोष का संचय, प्रकोप और प्रसन्न होता है। फर्स्ट जो है दोष वात है, इसका संचय होता है वो तीसरे नंबर आपको अपने मन में ध्यान रखना है। तीसरे नंबर की कौन सी ऋतु है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। ग्रीष्म में संचय होता है। ग्रीष्म के बाद चौथा ऋतु है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वर्षा। वर्षा में इसका प्रकोप होता है, और शरद ऋतु में समन हो जाता है। नेक्स्ट है पित्त। पित्त का संचय जो होता है वर्षा में होता है, शरद में प्रकोप होता है, और हेमंत ऋतु में समन हो जाता है। और लास्ट है कफ। कफ का जो है पहला या छठा दोनों ही सिमिलर ऋतु है। शिशिर और हेमंत में संचय होता है, और नेक्स्ट जो सेकंड है वसंत में प्रकोप होता है, और तीसरा जो ऋतु है ग्रीष्म ऋतु में कफ का समन हो जाता है। तो यह लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे। थैंक यू।